नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट करण सिंह अपने और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। लेकिन दोस्तों, मुझे आप सभी से एक शिकायत है कि आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बार की मेहनत को देखते हुए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमारी आने वाली है वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के भरतपुर में रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम राकेश है, जो कि पेशे से कार ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी राकेश के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं राजस्थान से मैं भरतपुर का रहने वाला हूं और पेशे से एक कार ड्राइवर हूं, जिसे आम भाषा में लोग टैक्सी ड्राइवर भी कहते हैं। मुझे 7 साल हो चुके हैं कार चलते हुए, लेकिन अब जो मेरे जीवन में होने वाला है उसके बारे में सोचने मात्रा से किसी की भी रूह कांप उठेगी, क्योंकि आज मुझे एक दूसरी दुनिया के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन वो दुनिया दिखने में इतनी ज्यादा खतरनाक और डरावनी होगी। दरअसल आज जिस घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं वो आज से कुछ साल पहले की है, यही कोई 4-5। जब वो घटना मेरे साथ हुई तो मुझको इस चीज का एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ एक पानी के बुलबुले जैसी है जो कि कभी भी फूट सकता है। तो इसीलिए जिंदगी को हर पल हंसी खुशी और खा पीकर जीना चाहिए, क्योंकि जीवन में कब आपके साथ क्या हादसा हो जाए और कब आपको इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ जाए, इस चीज का कोई भी भरोसा नहीं। मैं एक कार ड्राइवर हूं और मैं अक्सर अपनी कार को लंबी लंबी बुकिंगों में चलाया करता हूं, और मेरी कार को सिर्फ लोग बुक करते हैं जिन्हें लंबे सफर के लिए मेरी कार की जरूरत होती है। आज मुझे कार चलाते हुए काफी साल हो चुके हैं, तो अब इस मार्केट में मेरी काफी अच्छी पहचान भी हो चुकी है, और इसी वजह से अब आए दिन मेरे पास बुकिंग के लिए फोन आते ही रहते हैं। और इसी तरह एक दिन मेरे पास एक कॉल आता है जिसमें कि मेरा एक पुराना जान पहचान वाला मुझे फोन करके कहता है कि अरे राकेश, एक बुकिंग है, अगर तू फ्री हो तो मैं बुक कर देता हूं। तभी मैं उससे पूछता हूं कि पहले बुकिंग के बारे में बताओ कि बुकिंग कहाँ की है और कितने लोग हैं। तो वो मुझसे कहता है कि 5 लोग हैं और उन्हें माउंट आबू जाना है। जब मैं उस आदमी के मुंह से ये बात सुनता हूं तो मैं उससे कहता हूं कि अगर उन्हें माउंट आबू ही जाना है तो वो भरतपुर से इतनी दूर कार से ही क्यों जाना चाहते हैं? उन्हें तो कोई ट्रेन या बस का टिकट करवा लेना चाहिए। तो वो आदमी मुझसे कहता है कि वो लोग टूरिस्ट हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, और इसी वजह से सफर भी काफी लंबा रहेगा। वो बीच बीच में उनकी जो जगह फिक्स की हुई है उनके ऊपर घूमते हुए जाएंगे, तो इसी वजह से तेरी भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अब उन दिनों एक तो बारिश का मौसम था और उस दिन भी सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। तभी मैं उस आदमी से कहता हूं कि यार, आज तो वैसे ही काफी ज्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसे में इतने लंबे सफर पर निकलना शायद ठीक नहीं रहेगा। तो वो आदमी मुझसे कहता है कि अरे, तू इस चीज की इतनी क्यों सोच रहा है? सामने वाली पार्टी काफी अच्छा खासा पैसा दे देगी और बुकिंग के पैसों के अलावा तुझे और भी कई टिप वगैरह भी मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से तुझे इस बुकिंग को ले लेना चाहिए। जब उस आदमी ने मुझसे इतना कहा तो फिर मैं उसको हाँ कर देता हूं, क्योंकि वो हमेशा मुझे महीने में 5-7 बुकिंग दिलवाता रहता है, और अगर मैं उसको इस चीज के लिए मना कर देता तो फिर क्या पता आगे चलकर वो मुझे कोई बुकिंग दिलवाता या फिर नहीं। इसीलिए मैं उससे कहता हूं कि ठीक है, तुम उन लोगों से ये पूछकर मुझे बता देना कि मुझे कब, कहां और कितने बजे पहुंचना है। तभी वो आदमी मुझसे कहता है कि मेरे पास उन लोगों का एड्रेस है और मैं तुझे वो मैसेज कर रहा हूं, तू उस एड्रेस पर आज रात को ठीक 2 बजे पहुंच जाना। उस आदमी के इतना कहते ही मेरा दिमाग थोड़ा ठनकता है और मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि उन लोगों को रात के 2 बजे ही अपने घर से क्यों निकलना है? क्या वे जल्दी नहीं निकल सकते? लेकिन मैं उससे कुछ नहीं कहता हूं और फोन कर देता हूं। तभी मेरे फोन की मैसेज वाली रिंगटोन बजती है और उस रिंगटोन के बजते ही मैं फोन की तरफ देखता हूं तो उसमें उस आदमी का मैसेज आया हुआ था और उसने उन लोगों का एड्रेस मुझे भेज दिया था, जहां से जाकर मुझे उन लोगों को पिकअप करना था।
अब उस मैसेज के हिसाब से मुझे उसी रात 2 बजे उस जगह पर पहुंचना था और उन लोगों को वहां से अपनी कार में बिठाना था। दरअसल मेरे पास एक 7 सीटर वाली कार है और इसी वजह से 5 लोगों के होने के बावजूद भी मैंने उस आदमी को इस बुकिंग के लिए हाँ कर दी थी। इसके बाद जैसे ही रात होती है तो रात के 12 बजते ही मैं उस एड्रेस के लिए अपनी कार लेकर अपने घर से निकल जाता हूं। अब मैं कार चलाते हुए फिर से अपने दिमाग में वही चीज सोच रहा था कि इन लोगों को अगर कहीं घूमने के लिए निकलना ही था तो इन्होंने मुझे दिन में क्यों नहीं बुलाया, आखिर रात में ही क्यों बुलाया। लेकिन आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि भरतपुर एक ऐसा शहर है जो दिन और रात दोनों टाइम भागता है और पूरी रात चलता है। यानी कि भरतपुर में लोग जितना दिन के वक्त अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, उससे कई गुना ज्यादा रात के वक्त निकलते हैं, क्योंकि देखने में भरतपुर रात के वक्त ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे कभी कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा डरा देते हैं, और उन हादसों के होने के बाद जो भी लोग उनके बारे में सुनते हैं तो उनके बारे में सुनते ही उनका दिल बैठ जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस चमकती धमकती भरतपुर की चकाचौंध के पीछे कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैंने कभी अपने दिमाग में सोचा भी नहीं था कि आज मैं जिस बुकिंग पर जा रहा हूं वो शायद मेरे जीवन की आखिरी बुकिंग होने वाली है। जब मैं अपने दिमाग में ये चीज सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे रात के वक्त ही क्यों बुलाया, तभी जब समय के साथ साथ मैं उस एड्रेस पर पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि वो एड्रेस एक सुनसान गली में है और वो इलाका भी उस चमक धमक वाली भरतपुर से काफी दूर था। उस सुनसान इलाके को देखकर मैं सोचता हूं कि ये भी भरतपुर का ही एक हिस्सा है जहां पर चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। और उस गली में जब मैं अपनी कार लेकर गुजर रहा था तो मैंने कार चलाते समय ही उस गली के मकानों में दोनों तरफ अपनी नजरें दौड़ाईं। पूरी गली सुनसान थी, मानो ऐसा लग रहा था ये कोई गली नहीं कोई कब्रिस्तान हो। मकान दिखने में काफी ज्यादा सुनसान और पुराने दिखाई दे रहे थे और किसी भी एक सिंगल मकान में भी लाइट नहीं जली हुई थी। उस जगह को देखकर पूरी गांव वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे कि गांव में रात के उस वक्त इतना सन्नाटा फैला रहता है, उसी तरह उस जगह पर भी उस रात उतना ही सन्नाटा फैला हुआ था। तभी उस एड्रेस में जितने मकान नंबर पर मुझे पहुंचने के लिए कहा गया था उस मकान नंबर पर मैं पहुंच जाता हूं और उस मकान नंबर पर पहुंचकर मैं अपनी कार का हॉर्न बजाता हूं। और जब मैंने मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे, यानी कि मैं उस एड्रेस पर 10 मिनट पहले ही पहुंच गया था। अब मैंने अपनी कार का 2-3 बार हॉर्न बजाकर अपनी कार को वहीं पर बंद कर दिया और क्योंकि मैं इतनी दूर से कार चलाकर आ रहा था तो मैंने सोचा कि ये लोग अपने टाइम पर बाहर अपने आप ही निकल आएंगे और तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता। इसके बाद मैं अपनी सीट को थोड़ा सा पीछे की तरफ करके कार में ही लेट जाता हूं और तभी अचानक मेरी आंख लग जाती है। अभी मैं सो ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कानों में मेरी कार के शीशे के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और जब मैं अचानक से उठकर देखता हूं तो शीशे के बाहर का नजारा देखते ही मैं चौंक जाता हूं और एक पल के लिए ऐसा लगा मानो मेरा दिल अभी मेरे मुंह से निकल जाएगा। उस वक्त मेरे शीशे के बाहर एक लड़की खड़ी थी जिसके सिर के बाल खुले हुए थे और वो उसके चेहरे के दोनों तरफ आगे की तरफ लटक रहे थे। वो अपने हाथ से मेरी गाड़ी के शीशे को लगातार खटखटा रही थी और जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराती है। तभी मैं डरते डरते अपनी कार का शीशा नीचे करता हूं और वो लड़की मुझसे कहती है कि अरे, तुम्हें अपने काम से थोड़ा बहुत भी लगाव नहीं है क्या? मैं कब से तुम्हारी कार का शीशा खटखटा रही हूं। तुम वही ड्राइवर हो ना जो हम लोगों को आज लेकर जाने वाले हो? मैं कहता हूं हाँ, मैं वही हूं। आप सिर्फ 5 लोग ही हैं ना? तो वो मुझसे कहती हैं कि हाँ, हम 5 लोग ही हैं और अब तुम गाड़ी से नीचे उतरो और फटाफट हमारा सामान गाड़ी के अंदर रखवाओ। जब उस लड़की ने मुझे ये कहा तो मैं फटाक से अपनी गाड़ी का फाटक खोलता हूं और उसके साथ उस मकान के अंदर जाता हूं। लेकिन जब मैं उस मकान के अंदर जाता हूं
तो उस मकान को देखकर मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि वो मकान दिखने में काफी ज्यादा पुराना था और गंदा दिखाई दे रहा था। उस मकान को अंदर से देखने पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसमें कोई इंसान रहता होगा, क्योंकि वहां पर चारों तरफ काफी कूड़ा करकट फैला हुआ था। तभी मैं उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, और जब मैं उस घर के अंदर गया तो मुझे वहां पर अंदर की तरफ एक लड़की, जो मेरे साथ अभी बाहर से मुझे उठाकर अंदर आई थी, और 2 औरत और 2 आदमी दिखाई देते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर वो 5 लोग थे। तभी उनमें से अंदर जो औरतें थीं, उनमें से एक औरत मुझसे कहती है कि ये हम लोगों का सामान है, इसको उठाकर तुम जल्दी से अपनी गाड़ी में रखो, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तभी मैं उस सामान की तरफ उसको उठाने के लिए आगे बढ़ता हूं। वहां पर 5 बड़े बड़े बैग्स रखे थे। अभी मैं उनके पास पहुंचकर फटाक से 2 बैगों को अपने दोनों हाथों में उठाने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उनको उठाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे उन बैगों में काफी ज्यादा वजन महसूस होता है, और वो वजन इतना ज्यादा था कि मैं उनको उठा भी नहीं पा रहा था। तभी मैं एक बैग को छोड़ देता हूं और सिर्फ एक बैग को ही उठाने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे इस चीज का ताज्जुब होता है कि मैं अपने शरीर की पूरी ताकत लगाने के बाद भी अकेला उस एक बैग को नहीं उठा पा रहा था। तभी मैं उन लोगों से कहता हूं कि आपने आखिर इन बैगों में ऐसा क्या रखा है जो इसमें इतना ज्यादा वजन है। तभी वो औरत मुझसे कहती है कि थोड़ी ही देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा, अब तो तुम हमारे साथ चल ही रहे हो, तो इन बैगों में क्या है वो आगे चलकर तुमको सब पता चलने वाला है। अब तो तुम हमारे साथ चल ही रहे हो, तो इन बैगों में क्या है वो आगे चलकर तुमको सब पता चलने वाला है। जब उस औरत ने मुझे ये कहा, तो मैं उससे कहता हूं कि मैं अकेला इतने वजन को नहीं उठा पा रहा हूं, आप में से कोई एक आदमी आकर मेरी मदद कर सकता है। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे यार, तुम आजकल के नौजवान भी बहुत कमजोर हो। और मुझसे इतना कहते कहते ही वो मेरे पास आता है और वो अपने दोनों हाथों में उन्हीं दोनों बैगों को उठा लेता है, जिनको पहले मैं उठाने की कोशिश कर रहा था। और मैं तो अपनी पूरी कोशिश करके दोनों बैगों में से एक बैग भी नहीं उठा पा रहा था, और वो आदमी बड़ी ही आसानी से उन दोनों बैगों को उठाते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। और उसको इस तरह से इतनी आसानी से उन बैगों को उठाते हुए देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने सोचा कि अभी जिस एक बैग को मैं अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर भी नहीं उठा पा रहा था, उसके जैसे 2 बैगों को उस आदमी ने कैसे उठा लिया। और ऐसा भी नहीं था कि वो कोई पहलवान हो, वो मेरी तरह दिखने वाला 55 से 60 किलो का आदमी था। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी दूसरा आदमी आता है, और वह भी उसी तरह उन बैगों को उठाकर बाहर चला जाता है। और फिर उसके बाद वो दोनों औरतें और वो लड़की मेरे पास आती हैं, और उनमें से एक औरत मुझसे कहती है कि एक बैग को तुम दूसरी तरफ से उठाओ और एक तरफ से मैं उठाती हूं। और इस तरफ से सभी लोग एक एक करके उन सारे बैगों को बाहर मेरी कार के पास लेकर जाते हैं। इसके बाद मैं जाकर मेरी कार की पीछे वाली डिग्गी को खोलता हूं, और उसके बाद उन सारे बैगों को मेरी कार के अंदर रखवा देता हूं। उन सभी बैगों को कार में रखने के बाद वो लोग एक एक करके मेरी कार के अंदर बैठ जाते हैं। उन लोगों के कार में बैठने के बाद मैं भी अब मेरी ड्राइविंग सीट की तरफ कार में बैठने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक मेरी नजर कार के पीछे वाले टायरों की तरफ जाती है, और जो कि अब मुझे काफी ज्यादा दबे दबे दिखाई दे रहे थे। और दिखाई देते भी क्यों ना, बैगों में इतना ज्यादा वजन था कि कार का टायर पूरी तरह दब सा गया था। और उस भारी वजन के साथ साथ 5 लोग भी गाड़ी में बैठ चुके थे। अब जब मैं बैठने वाला था तो उस दबे हुए टायर को देखकर सोचने लगा कि कल ही तो दोनों टायरों में अच्छी तरह हवा भरवाई थी, फिर अब ये अचानक से इतने दबे क्यों दिख रहे हैं। मुझे चिंता होने लगी कि कहीं रास्ते में भारी वजन के चलते टायर फट ना जाए। इसी सोच में डूबे हुए मैं जैसे ही गाड़ी की ड्राइविंग सीट में बैठा तो एक बात मुझे बेहद अजीब लगी। मैंने देखा कि उस घर की एक औरत मेरे ठीक बराबर वाली फ्रंट सीट में बैठी है, जबकि उस घर के 2 आदमियों में से दोनों सबसे पीछे बैठे हुए थे। एक लड़की और दूसरी औरत बीच वाली सीट में बैठी थीं।
ये बात मुझे बेहद अटपटी लगी, क्योंकि अमूमन अब तक जब भी मैं गाड़ी चलाता था तो आगे की सीट में उस परिवार का कोई पुरुष बैठता था, कोई औरत नहीं। खैर, मैंने उस बात को नजरअंदाज किया और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। रास्ते में चलते चलते मुझे ये बात और परेशान करने लगी कि गाड़ी में बैठे सभी लोग पूरी तरह चुपचाप थे, आपस में कोई बातचीत तक नहीं कर रहे थे। उस चुप्पी में मुझे नींद सी आने लगी। तभी मैंने गाड़ी में गाने चला दिए ताकि नींद से बचा रहूं। गाने चलाने के थोड़े ही देर बाद मैंने देखा कि आगे बैठी वो औरत मुझे बेहद अजीब अंदाज में घूरने लगी। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे थोड़ी नींद सी आ रही है, इसीलिए गाने चला रहा हूं। तब वो कड़े स्वर में बोली, नींद में गाड़ी मत ठोक देना। मैंने जवाब में कहा, इतनी नींद तो नहीं है, बस आप लोग आपस में चुपचाप बैठे हैं तो थोड़ा सा सुस्ताने सा लग रहा है। गाड़ी हाईवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी कि तभी चलते चलते अचानक से हनुमान जी का एक भजन बजने लगा। जैसे ही वो भजन शुरू हुआ, वो औरत गुस्से में तिल मिला उठी और जोर से बोली, बंद करो इसे, तुरंत बंद करो, आगे कभी मत चलाना इसे। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी दोनों झलक रहे थे। मैंने तुरंत म्यूजिक सिस्टम बंद किया और हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों गुस्सा कर रही हैं? तो वो बस इतना बोली, बस आगे कोई गाने मत चलाना। मैंने ये सोचकर बात को वहीं खत्म कर दिया कि शायद वे सभी नींद में डिस्टर्ब हो रहे होंगे और भजन से परेशान हो गए होंगे। पूरी रात तो शांति से बीत गई, कुछ विशेष नहीं हुआ। मगर उस रात एक बेहद अजीब सी बात घटी। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम सभी लोग रात 2 बजे उनके घर से निकले थे और जब सुबह के लगभग 4 बजे का समय हुआ तो वो औरत अचानक से बोली, आगे अगर कोई होटल दिखाई दे तो गाड़ी रोक लेना। मुझे लगा कि शायद वे लोग हाथ मुंह धोने या कुछ नाश्ता करने रुकना चाह रहे होंगे, तो मैंने सहमति में सिर हिला दिया। थोड़ी देर में हाईवे के किनारे एक होटल दिखाई दिया तो मैंने गाड़ी रोक दी। सभी लोग चुपचाप उतरे और होटल के अंदर जाने लगे। जाते जाते वो औरत मुझसे कहने लगी, हम लोग अब होटल में ही आराम करेंगे और शाम होने के बाद ही आगे चलेंगे। ये बात सुनते ही मैं हैरान रह गया और चौंक कर पूछा, शाम को क्यों? मैंने उस औरत से बस इतना ही कहा कि आप दिन में आराम कर लीजिए और दोपहर में चलते हैं। मगर तब उस औरत ने एक बेहद रुखे अंदाज में जवाब दिया, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल रहे हैं, तो बस तुम्हें उतनी ही देर रुकना है जितनी देर हम चाहें। अगर हमें शाम तक रुकना है तो तुम्हें रुकना ही होगा। तुम्हें जो पैसा मिलेगा वो तुम्हारे रुकने के समय के हिसाब से मिलेगा। इतना कहकर वो अपने पर्स से एक 500 का नोट निकालकर सीधा मेरे मुंह की ओर फेंक देती है और कड़े लहजे में कहती है, चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो जब तक हम लौट कर नहीं आते। इतना कहने के बाद वो होटल के अंदर चली जाती है और उसके साथ वे सभी लोग भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। मैं पूरी दोपहर गाड़ी में ही बैठा रहता हूं, सोचता हूं कि कम से कम वे मुझे एक बार देख तो लेंगे कि ड्राइवर किस हाल में है, खाना मिला है या नहीं। मगर दोपहर से लेकर शाम तक उनमें से कोई एक बार भी बाहर नहीं आता। दोपहर के करीब 2-2:30 बजे तक इंतजार करता हूं, फिर जब अंदर से कोई नहीं आता तो वो 500 का नोट लेकर होटल में जाता हूं और खाना खा लेता हूं। शाम ढलने तक बैठा रहता हूं और जैसे ही अंधेरा होने लगता है, लगभग 8 बजने वाले होते हैं, वो सभी होटल से बाहर आते हैं और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाते हैं। मैं भी गाड़ी स्टार्ट करता हूं और आगे चल पड़ता हूं। अब हम हाईवे पर चल रहे थे, तब वो औरत कहती है, आगे एक लेफ्ट साइड में एक छोटा सा रास्ता मिलेगा, उस ओर गाड़ी ले लेना। मैं हैरान होकर कहता हूं, लेकिन हमें तो सीधा हाईवे से माउंट आबू जाना है। वो सीधी सी बात में जवाब देती है, आगे एक जगह है जहां हमें रुकना है, तुम्हें बस वहीं ले जाना है। मुझे तब वो बात याद आती है जो उस व्यक्ति ने पहले बताई थी कि ये लोग अलग अलग जगहों से घूमते घूमते आगे बढ़ने वाले हैं। अब मैं चुपचाप गाड़ी ले चलता हूं। तकरीबन रात के 11 बज चुके थे जब वो औरत अचानक से कहती है, गाड़ी रोक लो और लेफ्ट साइड में जो कच्चा सा रास्ता है उस ओर गाड़ी ले चलो।
मैं उस कच्चे रास्ते में गाड़ी ले लेता हूं। चलते चलते करीब 1 घंटे का वक्त बीत जाता है और अब पूरी सड़क सुनसान है। दोनों ओर लंबे लंबे पेड़ जैसे आसमान छू रहे हो और चारों तरफ घुप अंधेरा पसरा हुआ है। रात के 12 बजने वाले होते हैं जब वो औरत इशारा करती है, गाड़ी रोक दो। मैं गाड़ी रोक लेता हूं। वो औरत कहती है, देखो, उस मैदान में गाड़ी ले चलो और ठीक बीच में ले जाकर रोक देना। मैदान में गाड़ी ले जाकर जैसे ही रुकता हूं तो हैरान होकर उस औरत से कहता हूं, यहां तो कोई होटल या रुकने की जगह नहीं है, तो हम इतनी रात में यहां क्यों रुक रहे हैं? वो बेहद सहज अंदाज में जवाब देती है, आज रात हम लोग यहीं रुकेंगे। मैं चौंक कर कहता हूं, लेकिन यहां खुले मैदान में आप लोग रात भर यहां क्या करेंगे? वो कहने लगी, हम लोग यहां टेंट लगाकर रुकेंगे। मैं हैरान होकर उससे पूछता हूं, लेकिन टेंट का सामान कहां है? वो बताती है, जो बैग हमने गाड़ी में रखे हुए हैं उनमें टेंट का ही सामान है। बस ये टेंट 5 लोगों के लिए है और एक टेंट में सिर्फ एक व्यक्ति ही लेट सकता है, तो तुम्हें गाड़ी में ही रुकना होगा। मैं सहमति में सिर हिला देता हूं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बताएं कि खाना किस तरह होगा। वो थोड़े सर्द अंदाज में जवाब देती है, आज खाना हम सभी यहीं मैदान में खुले में बनाएंगे। मैं ये बात सुनकर थोड़ा खुश हो जाता हूं, क्योंकि मुझे खुले में खाना पकाने का अनुभव अच्छा लगता है। मगर उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो इतना डरावना और भयावह होगा कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो दृश्य मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। मैं अपनी कार उस खुले मैदान में ले जाकर रोक देता हूं। जैसे ही गाड़ी रुकती है, वे सभी लोग उसमें से उतर जाते हैं। फिर जो 2 व्यक्ति पीछे बैठे थे, वे डिग्गी खोलते हैं और उसमें से एक बैग निकालते हैं, जिसे ले जाकर वे मैदान के बीचों बीच रखते हैं। थोड़ी ही देर में वे उस मैदान में 5 टेंट लगा देते हैं। पहले वे सभी उन टेंटों में कुछ देर आराम करते हैं और फिर कार से एक और बैग उतारते हैं, जिसमें खाना पकाने का सामान, छोटा सा सिलेंडर और चूल्हा रखा हुआ था। वे खाना पकाने की तैयारी करने लगते हैं। मैं भी गाड़ी से उतरकर थोड़ा फ्रेश होकर उन लोगों के पास बैठ जाता हूं। बैठते ही उस औरत से पूछता हूं, आज क्या पकने वाले हो? वो कहती है, चिकन पकाने वाले हैं। मैं हैरान होकर कहता हूं, इस सुनसान जंगल में, इस खुले मैदान में चिकन कहां से मिलेगा? जैसे ही मैंने ये पूछा, वो लड़की जो उस औरत के साथ बैठी थी, कहने लगी, क्यों ना आज इस ड्राइवर को ही पका लिया जाए। ये सुनकर मैं सहम गया और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तब वो औरत उस लड़की की ओर गुस्से से देखकर अपनी उंगली होठों पर ले जाते हुए इशारा करती है कि वो चुप रहे। फिर वो मुझसे कहने लगी, अरे ये तो बच्ची है, इसकी बातों का बुरा मत मानो। थोड़ी देर में जब खाना पकने की खुशबू आने लगी तो वे दोनों व्यक्ति दोबारा कार के पास जाते हैं और डिग्गी खोलकर वहां से चिकन ले आते हैं। दूर बैठा मैं ये सब देख रहा था और सोचने लगता हूं कि हो सकता है वे चिकन साथ में ही लाए हों। जब वे चिकन ले आते हैं और पकाने रखते हैं तो मुझे वो चिकन कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा चिकन मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वो देखने में भी अलग सा है और उसका रंग ढंग कुछ अजीब सा है। मैं ये सोचने लगता हूं कि पता नहीं ये किस जानवर का है, मगर उस वक्त मुझे भूख ज्यादा लगी थी तो मैं बस खाना बनने का इंतजार करने लगता हूं। खाना पककर तैयार हो जाता है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। वो औरत मुझे एक अलग थाली में खाना देती है और कहती है, तुम साइड में बैठकर खाना खा लो, हम परिवार वाले साथ बैठकर खाना खाना चाहते हैं। मुझे ये बात थोड़ी बुरी तो लगती है, मगर मैं सोचता हूं कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, तो उसमें दखल देना ठीक नहीं है। मुझे तो बस खाना खाना है और अपनी कमाई लेकर लौट जाना है। मैं अपनी थाली लेकर साइड में बैठ जाता हूं और खाना शुरू करता हूं। तभी मैं उन लोगों को देखता हूं तो हैरान रह जाता हूं। वे सभी उस चिकन को ऐसे खा रहे थे जैसे आज से पहले कभी चिकन खाया ही ना हो, जैसे वे बेहद भूखे हों और जानवरों की तरह खाना तोड़ तोड़ कर खा रहे हों। ये देखकर मुझे थोड़ी घबराहट होने लगती है, मगर मैं चुपचाप खाना खाने लगता हूं। जैसे ही पहला निवाला मुंह में लेता हूं, मुझे उस चिकन का स्वाद बेहद अजीब सा लगता है, जैसा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा था। ये चिकन न केवल अजीब सा दिख रहा था,
बल्कि इसका स्वाद भी बेहद अलग था, जैसे ये कुछ और ही हो। फिर भी मैं जैसे तैसे खाना खत्म कर लेता हूं। खाने के बाद वे सभी अपने अपने टेंट में चले जाते हैं और मैं भी अपनी कार में जाकर लेट जाता हूं। मुश्किल से 1 घंटे की नींद ही ले पाया हूं कि तभी रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। तभी मुझे अचानक से बेहद तेज पेशाब लगी और मैं अपनी कार से उतरकर थोड़ी दूर जाकर पेशाब करने लगा। जैसे ही मैं पेशाब कर रहा था, मुझे अपने कानों में कुछ घुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई आपस में बात कर रहा हो। यह सुनकर मेरा दिल सहम गया। पेशाब खत्म करने के बाद जब मैं लौटकर उन लोगों के टेंट की ओर देखता हूं, तो हैरान रह जाता हूं। 5 में से 4 टेंट पूरी तरह खाली दिखाई देते हैं और सिर्फ एक टेंट में 5 लोगों की परछाइयां आपस में बात करती नजर आती हैं। यानी सभी टेंट ऊपर से तो बंद थे, मगर अंदर बैठे लोगों की परछाइयां बाहर से दिखाई दे रही थीं और उनकी धीमी धीमी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं सोचने लगता हूं कि कुछ तो गड़बड़ है। खाना खाते वक्त तो वे सभी बेहद थके हुए लगे थे, तो अब अचानक रात के इस पहर में आपस में बात क्यों कर रहे हैं? ये सोचते सोचते मैं अपनी गाड़ी की ओर लौटने लगता हूं और जैसे ही डिग्गी के पास से गुजरता हूं, तो मुझे नीचे जमीन से कुछ टपकने की आवाज आती है। रुककर ध्यान से सुना तो पता चला कि यह आवाज डिग्गी से ही आ रही है। पहले तो मुझे लगता है कि कहीं गाड़ी का डीजल टैंक तो लीक नहीं हो गया है, मगर जब मैं नीचे बैठकर फोन की लाइट जलाकर देखता हूं, तो मेरा दिल बैठ सा जाता है। डीजल तो ठीक है, मगर डिग्गी से कुछ लाल लाल बूंदें टपक रही हैं और जमीन पूरी गीली हो चुकी है। डर के मारे कांपते हाथों से मैं उन बूंदों में से थोड़ी सी अपनी हथेली में लेता हूं और हैरान रह जाता हूं। ये तो खून है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिम्मत जुटाकर मैं डिग्गी खोलता हूं और अंदर का नजारा देखकर जैसे मेरा कलेजा मुंह में ही आ जाता है। डिग्गी में उन लोगों के बैग रखे हुए थे। एक एक कर मैं उन बैगों को खोलने लगता हूं और जो दृश्य मेरे सामने आता है वो मेरा खून जमा देता है। पहले बैग में एक इंसान की आधी कटी लाश है। चारों ओर बस खून ही खून है। ये समझ पाना मुश्किल है कि वो लाश किसी लड़की की है या लड़के की। दूसरे बैग में उस आधी लाश का दूसरा हिस्सा पड़ा है और साथ ही 2 और लड़कों की लाशें ठूंस कर रखी गई थीं। दोनों के जिस्म पूरी तरह कटे हुए थे। तीसरे बैग में एक और लड़के का कटा हुआ हिस्सा है और साथ में उसके शरीर का कुछ हिस्सा चिकन जैसा बनाया हुआ पड़ा है, जैसे उसी को उन लोगों ने रात में पकाकर खाया हो। ये सब देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मेरा दम घुटने लगे और मुझे उल्टी होने लगी। जो कुछ मैंने खाया था वो सब उल्टी में बाहर आने लगा। मेरा शरीर थरथराने लगा, हाथ पांव कांपने लगे। मैं डिग्गी में उन लाशों की ओर जमी निगाहों से देख रहा था कि अचानक मेरे पीछे से एक साया सा महसूस हुआ। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वो लड़की खड़ी थी, मगर अब वो पूरी तरह बदली सी दिख रही थी। जैसे ही उसने देखा कि मैंने उन बैगों में लाशें देख ली हैं, वो जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज और कर्कश थी कि मेरे कान सुन्न होने लगे। मैंने दोनों हाथों से अपने कान दबा लिए, मगर वो बस चिल्लाती रही और अपनी उस चीख से अपने साथियों को बुलाने लगी। थोड़ी ही देर में वो दोनों औरतें और दोनों आदमी लौट कर आते हैं। जैसे ही वे देखते हैं कि मैंने उन बैगों में छिपी लाशें देख ली हैं, वे सभी गुस्से में चीखने चिल्लाने लगते हैं। तब मैं थोड़ी हिम्मत जुटाकर उनसे कहता हूं, तुम सब खूनी हो। इन बैगों में जिनकी लाशें हैं वे कौन है? किसको मार डाला तुमने? बस मेरा ये सवाल खत्म हुआ ही था कि एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया। वे सभी जोर जोर से हंसने लगे और जैसे जैसे वे हंसते गए उनका चेहरा पूरी तरह बदलने लगा। धीरे धीरे वे इंसानों से राक्षसी शक्लें ले लेते हैं, जैसे डायन
चुड़ैल और पिशाच, यह देखकर मेरा कलेजा मुंह में आने लगा और मेरा शरीर जैसे जड़ सा हो गया। अब मुझे समझ में आने लगा कि ये इंसान नहीं, बल्कि मृत आत्माएं थीं। वे चुड़ैले और पिशाच जो आज तक अपनी मौत का बदला ले रहे थे। तब वह डायन सी दिखने वाली लड़की गुर्राकर कहने लगी, जानना चाहते हो कि इन बैगों में जिनकी लाशें हैं वे कौन थे? वे सभी तुम्हारी ही तरह के ड्राइवर थे जो हमें घुमाने लाए थे। एक एक करके हमने सभी को मार डाला और अब तुम्हारी बारी है। थोड़ी ही देर में तुम्हारी लाश भी इन बैगों में होगी। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। तभी उस औरत में से एक और आगे बढ़कर कहने लगी, क्या जानना चाहते हो कि हमने इन लोगों को क्यों मारा? तो जान लो, हमारी जिंदगी खत्म करने वाला तुम्हारी ही बिरादरी का एक ड्राइवर था जो शराब के नशे में अपनी गाड़ी चलाकर हाईवे पर एक ट्रक से टकरा गया। उस हादसे में जिंदा जलकर हम सभी मर गए। तब से हमें मुक्ति नहीं मिली है और हमें शांति पाने के लिए तुम्हारी जैसी लापरवाह जानें लेनी पड़ती है। तुम्हारी लापरवाही से ही ना जाने कितने परिवार तबाह हुए। अब तुम्हारी बारी है सजा भुगतने की। ये सब सुनकर मेरा खून जम सा गया। मुझे लगने लगा कि थोड़ी ही देर में ये चुड़ैलें मुझे मार डालेंगी, काट कर उस बैग में भर देंगी और फिर मेरा मांस पकाकर खा जाएंगी। उस पल मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार, मेरे छोटे छोटे बच्चे घूमने लगे। अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा? बस इसी सोच में मैंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, मुझे यहां से बचकर भागना है। मैंने धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे खींचना शुरू किया, साथ ही उन राक्षसी चेहरों के आगे गिड़गिड़ाने का नाटक करने लगा। अंदर से तो मेरा दिल दहशत से बैठा हुआ था, मगर मैं उन लोगों को ये जताने का ढोंग करता रहा कि मैं जान बचाने की भीख मांग रहा हूं। वे सभी जोर जोर से हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। बस जैसे ही वे अपनी हंसी में उलझे, मैं धीरे धीरे अपनी कार के करीब पहुंच गया। मौका पाकर फुर्ती से कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठ गया और सभी दरवाजों को लॉक कर लिया। तब तक वे सभी चुड़ैले और पिशाच जैसे दौड़ते हुए मेरी कार तक पहुंच गए। मैंने तुरंत चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। बार बार चाबी घुमा रहा था और हर पल मेरा दिल बैठ रहा था। तभी मैंने ऊपर देखा, वो सबसे बड़ी चुड़ैल ठीक मेरी गाड़ी के सामने खड़ी होकर डरावनी सी हंसी हंसने लगी, जैसे कह रही हो, क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? तभी दोनों चुड़ैलें गाड़ी के शीशों को जोर जोर से मुक्के मारने लगीं, जैसे बस अब शीशा तोड़कर अंदर घुस जाएंगी। मेरा दिल बैठ गया कि अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं रहा। लेकिन तभी अचानक मुझे एक बात याद आई। जब पिछली रात मैं इन्हें ले जा रहा था तो गाने चलते चलते अचानक हनुमान जी का भजन बजने लगा था और तब ये चुड़ैलें बेहद क्रोधित और परेशान हो गई थीं। ये बात याद आते ही मेरे अंदर जैसे जान सी लौट आई। तब मैंने फैसला किया कि अगर गाड़ी की बैटरी ऑन है तो तुरंत हनुमान जी का भजन चला देना चाहिए। बस अब ये मेरा आखिरी दांव होगा। लेकिन बार बार चाबी घुमाने के बावजूद मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब मुझे एक उपाय सूझा। गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम जो इंजन चालू हुए बिना भी बैटरी से चल जाता है। मैंने तुरंत म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और उसमें लगे हनुमान जी के भजन के साथ साथ हनुमान चालीसा चला दी। जैसे ही चालीसा गूंजने लगी, मैंने अपनी पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का नाम लिया और चाबी घुमाई तो गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। गाड़ी के स्टार्ट होते ही मैंने देखा कि वो भयानक सी चुड़ैल अब भी गाड़ी के ठीक सामने खड़ी है। मैंने तुरंत रिवर्स गियर डाला और गाड़ी पीछे ले जाने की कोशिश की, मगर जैसे ही थोड़ी सी गाड़ी पीछे गई, अचानक रुक गई। तब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। वो नर पिशाच अपनी ताकत से गाड़ी को पीछे जाने से रोक रहा था। मैंने तुरंत आगे का गियर डाला और पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ा दी, सीधा उस चुड़ैल की ओर। मगर जैसे ही गाड़ी उससे टकराने वाली थी, वो अचानक गायब हो गई। मैं घबराहट में गाड़ी दौड़ाता रहा और थोड़ी देर में
हाईवे तक पहुंच गया। हाईवे आते ही गाड़ी भरतपुर सिटी की ओर मोड़ दी और पूरी रफ्तार में दौड़ा दी। तभी रियरव्यू में मैंने देखा कि पांचों डायने और नरपिशाच गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला रही थी, हाथों में से ही चला गया, हाथों में से ही चला गया। डर के मारे मेरा दिल बैठ गया, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। गाड़ी में चल रही हनुमान चालीसा और जो थोड़ा बहुत मुझे याद था वो भी पढ़ते पढ़ते गाड़ी दौड़ाए रहा। लगभग 1 घंटे तक गाड़ी दौड़ाने के बाद हाईवे मिला और मैंने भरतपुर की ओर रुख कर लिया। अब बस एक ही सहारा बचा था, मंदिर या कोई पवित्र स्थान। दूर से ही मुझे हाईवे के किनारे गणेश जी का एक मंदिर दिखाई दिया। मैंने पूरी ताकत से गाड़ी मंदिर की ओर दौड़ा दी। मंदिर पहुंचते ही गाड़ी सीधी अंदर ले गया। पार्किंग में रुकने का समय ही नहीं था। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड दौड़े, मुझे डांटने लगे, मगर मैंने उनकी एक न सुनी और सीधा मंदिर में दौड़ गया। मंदिर में लेटकर हाथ जोड़कर गणेश जी का नाम लिया और पूरी ताकत से धन्यवाद किया। मंदिर के पुजारी और वहां मौजूद लोगों ने जब मेरा हांफता हुआ और डरा हुआ चेहरा देखा तो सभी इकट्ठा हो गए। मैंने पुजारी को पूरी बात बताई और डिग्गी खोलकर उन लाशों वाले बैग दिखाने ले गया। मगर हैरानी तब हुई जब डिग्गी खोलने पर देखा कि बैग तो पूरी तरह से खाली थे। बस उनमें से खून रिस रहा था और गाड़ी से भी टपक रहा था। तब पुजारी ने मुझे गणेश जी का रक्षा सूत्र बांधकर मंदिर के कुंड में स्नान करने को कहा। स्नान करने के बाद उन्होंने मेरे लिए विशेष पूजा करवाई और ये सलाह दी कि तुरंत अपनी गाड़ी बेच दो और नई ले लो। अगले ही दिन मैंने वो गाड़ी बेच दी और साथ ही रात में बुकिंग लेना पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन कहानी में एक आखिरी मोड़ और था। जब मैंने उस व्यक्ति को फोन किया जिसने ये बुकिंग दी थी, तो वो चौंक गया और बोला, मैंने तो तुम्हें कोई फोन किया ही नहीं, ना ही मैंने तुम्हें कोई बुकिंग दी। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने फोन में कॉल और मैसेज चेक किया तो हैरान रह गया। वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई रिकॉर्डिंग, ना मैसेज, ना कॉल का नामो निशान। मेरा दिल सहम गया। उस रात क्या हुआ था ये आज तक एक पहेली है। बस इतना जानता हूं कि अगर गणेश जी और हनुमान जी का सहारा ना होता तो मैं कभी उस मौत की रात से लौटकर नहीं आता। उस हादसे के बाद मुझे कई दिनों तक तेज बुखार रहा और तबीयत खराब रही, मगर बप्पा की कृपा से मैं ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारी कोई अच्छी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए अलविदा दोस्तों।